सड़क पर किसान आंदोलन की गूंज है तो उधर संसद में भी विपक्ष ने केंद्र सरकार को किसान आंदोलन मामले पर घेरा है। यानी सड़क से संसद तक अन्नदाताओं के आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को एक दिन के लिए निष्कासित भी किया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने शून्यकाल के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराने का प्रयास किया, लेकिन तीनों सांसद अपनी सीटों पर खड़े हो गए और कृषि कानूनों को रद्द करो के नारे लगाए। उधर कांग्रेस ने भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग रखी। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा तो उधर सड़क पर किसान संगठनों ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किए। ट्रैक्टर रैली के बाद लगातार किसान संगठनों और खाप पंचायतों का किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। हालांकि आज जिंद के कंडेला गांव में हुई महापंचायत में कार्यक्रम के दौरान हादसा हो गया। मंच टूटने के चलते किसान नेता टिकैत सहित कई नेताओं को चोट भी आई। टिकैत ने इस दौरान कहा कि मंच भाग्यवानों के टूटते हैं, लेकिन इससे पहले संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की किलेबंदी अभी तो एक नमूना है। आने वाले दिनों में इसी तरह गरीब की रोटी पर किलेबंदी होगी। रोटी तिजोरी में बंद नहीं हो, इसके लिए आंदोलन शुरू किया गया है। ट्रैक्टर रैली के बाद कमजोर पड़े आंदोलन ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। सड़क पर खाप पंचायत के समर्थन और संसद में विपक्ष के सवालों ने किसान आंदोलन को हवा दी है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार का अब अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज, जयपुर।
नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। 70 दिन किसान बॉर्डर पे। तो आंदोलन की बात करें तो लंबा समय हो चुका है, लेकिन बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूं, जहां दिल्ली पे जाने वाले रास्तों पर किसान बैठे हुए हैं दिल्ली जाने के इंतजार में। और उनका कहना है कि दिल्ली जाकर के या यहीं से वापस लौटेंगे तो कोई फैसला लेकर के ही लौटेंगे, यानी कि साफ रुख है किसानों का कि जब तक रोल बैक नहीं करेगी किसान हटने वाले नहीं है। सरकार अपनी तरफ से रुकी हुई है और साफ कहना है कि किसान कानून किसानों के हित में, कुछ लोगों के दबाव से सरकार कुछ नहीं कर सकती। देखना होगा कि आगे होता है क्या। चले, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सड़क से संसद तक किसान कानून को लेकर के साफ दंगल दिखाई दे रहा है। 6 फरवरी को भारत के सड़कें जाम की जाएंगी, ये ऐलान किसान नेताओं का है, किसान पंचायतों का है। और हरियाणा के जिंद में जो एक बड़ी पंचायत हुई है, जिसमें खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन करने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि दिल्ली के चारों तरफ कटीले तार लगा दिए गए हैं। अपने लोगों से सरकार क्यों डर रही है? सरकार को वार्ता करनी चाहिए। सरकार वार्ता के लिए होती है, इस तरह के व्यवहार के लिए नहीं। उधर साफ कहा है खाप पंचायत की जो बैठक हुई उसमें किसान नेताओं ने कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, बंद नेताओं को रिहा नहीं करेगी, जिन लोगों पर केस दर्ज हुए हैं उन्हें वापस नहीं लेगी, और जो ट्रैक्टर जब्त हैं उन्हें छोड़ा जाए और एमएसपी पर कानून बने। तो चले हम शुरू करेंगे। हमारे जो अतिथि जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हैं, जो लंबे समय से किसान आंदोलन को बड़ी बारीकी नजर से देख रहे हैं। भाजपा नेता नवीन गोयल हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं। मनोज भारद्वाज जी कांग्रेस नेता गुरुग्राम से जुड़े हैं, और राकेश तंवर किसान नेता हमारे साथ पलवल से जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले राकेश जी आपके पास आना चाहूंगा। जी इसमें यह कहा जा रहा है कि किसान अपने खुद के विजन से काम नहीं करे, यानी कि खुद की अपनी कोई रणनीति नहीं है, विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं किसान। और कुछ किसान हैं, मुट्ठी भर किसान हैं, जो ये चाहते हैं 14 करोड़ देश में किसान हैं, लेकिन कुछ किसानों की वजह से ये फैसला क्यों बदला जाए? एक चीज देखिए, सबसे पहले तो जो कमेटी है, कमेटी की अगर हम बात करें तो आपकी आवाज चली गई। जी आवाज आ रही है, राकेश जी आप बोलिए। अगर हम मात्र कमेटी की बात करें तो 40 सदस्यीय कमेटी आज काम कर रही है। उसके अलावा हर 40 कमेटी के जो लोग हैं उनके नीचे एक आदमी के नीचे लगभग 10 कमेटियां किसी के नीचे काम करती हैं, किसी के नीचे 15 काम करती हैं। जैसे अगर हम देखें कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी हैं जो इस कमेटी में शामिल हैं, अगर उनकी बात करें तो उनके नीचे लगभग देश के 180 संगठन काम करते हैं। पूरे देश के किसान आज आंदोलित है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से कहते हैं चंद मुट्ठी पर है, तो अब क्या आपके पास में किसान है? आज किसानों की जायज मांग जो है सारा की सारा देश के पीछे खड़ा है। अब ठीक है, मैं मानता हूं कि भाजपा का एक संगठन है, तो भाजपा का ही संगठन है, वो लोग इसका विरोध भी करते हैं कि भाई हम गलत बैठे हैं और इन काले काम का समर्थन करते हैं। लेकिन मात्र 2 संगठन से समर्थन से कानून ठीक नहीं हो जाता। जी चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं नवीन जी आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार चर्चा करने के लिए होती है, अपनों को न्याय देने के लिए होती है, इस तरह से कटीले तार लगाने के लिए नहीं, कील लगाने के लिए। वो अपने लोग हैं, उनसे सरकार क्यों इतना डरी हुई है? जी योगेंद्र जी, मैं मनोज भारद्वाज गुरुग्राम से। मनोज जी आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। पहले मैं नवीन गोयल साहब के पास में जाना चाह रहा हूं। नवीन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नवीन जी 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 योगेंद्र, राहुल गांधी का बयान आपने सुनना होगा। उनका साफ कहना है कि कटीले तार, कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स ये लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने लोग हैं, किसानों को बहुत अच्छे से हम जानते हैं, उनसे सरकार क्यों डरी हुई है? सरकार को उनसे वार्ता करनी चाहिए। वार्ता ऐसी नहीं हो कि बिल्कुल उन्हें गुमराह करने वाली। जो मुद्दा है उस पर चर्चा करनी चाहिए। कांटों के तार लगाना या बाढ़बंदी से काम चलने वाला नहीं है। वो देश के नागरिक हैं, वो वार्ता करने के लिए आना चाह रहे हैं, अपनी बात के लिए आना चाह रहे हैं। तो सरकार उनसे घबराई हुई क्यों है? ये राहुल गांधी का दावा है। आपके सभी दर्शकों को पहले तो मेरा नमस्कार। देखिए, आपने 26 तारीख को जो इस आंदोलन के नाम पे लाल किले के ऊपर जो तिरंगे का अपमान हुआ,
वो आप सबने देखा होगा। देखिए, वो एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई है जिससे हमारी भारत माता का सिर नीचे हुआ है। उस दिन तो इन नेताओं के बड़े बड़े बयान थे कि पुलिस ने अंदर क्यों घुसने दिया, पुलिस ने ऐसा क्यों करने दिया, पुलिस ने ऐसी नौबत क्यों आने दी। देखिए, जबकि फिर भी मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने फिर भी किसान के ऊपर बहुत एक हद तक, आपने आईटीओ का तमाशा भी देखा होगा, वहां पे तलवारें लहरती हुई भी दिखाई दी होंगी, लाठियां चलती हुई भी दिखाई दी होंगी। लेकिन अगर आप उस दिन की घटना को देखो, उन दिन नेताओं के बयान देखो, तो आज मैं मानता हूं जो तार या जो ये नकुली कीले हैं, ये सब सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है और इसमें कोई गलत चीज मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि आगे ऐसी अनहोनी घटना ना घटे जो 26 तारीख को घटी थी, उस ऐसी घटना का अंजाम ना हो। देखिए, आंदोलन करना सबका हक है, अपनी बात के ऊपर बोलना सबका हक है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सारी चीजें शांतिपूर्वक तरीके से होनी चाहिए और जहां पे लाइन ऑर्डर को संभालने की बात है वो पुलिस का काम है जी। वो अपने बेखूबी तरीके से कर रही है, उसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। ये सब हम यूं कह सकते हैं कि शांति बहाली के लिए सरकार का एक कदम है, दिल्ली पुलिस का कदम है। मैं लौटूंगा आपके पास में महेंद्र भारद्वाज। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। नवीन जी वापस लौटूंगा, मैं मनोज भारद्वाज जी का रुख करना चाहूंगा। मनोज जी, आपने सुना अभी नवीन साहब को? जी योगेंद्र जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग आज तिरंगे के अपमान की बात कर रहे हैं, तो तिरंगे का अपमान तो उस दिन हुआ था जब आपने 50 साल तक आरएसएस के नागपुर मुख्यालय पर कभी तिरंगे को नहीं फहराया, उस दिन आपने तिरंगे का अपमान किया था। और ये लोग आज तिरंगे के सम्मान की बात करते हैं, कितने दुख की और दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात, जब आपने लाल किले को गिरवी रख दिया तब देश के सम्मान के खिलाफ आपने काम किया, तब दुर्भाग्य की बात थी। उस वक्त आपको तिरंगे का और देश का सम्मान नहीं दिखाई दिया। ये बेकार की छोटी छोटी बातें करके लोगों को बगलाना चाहते हैं। ये माननीय मोदी जी की जो अराजक सरकार है, इन्होंने पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल बना दिया। पूरी दुनिया का पेट भरने वाला किसान जो है, आप उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? हिंदुस्तान के नागरिकों को अपने संविधान के हिसाब से अधिकार मिला हुआ है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अपनी बात को शालीनता से और शांति के साथ रख सकता है। लेकिन आपने देखा कि 2 महीने से जिस प्रकार से पूरे देश का किसान शांति के साथ और अपनी बात को लोगों के बीच में जाके रख रहा था, लेकिन आपने उसको सुनने का काम नहीं किया। आप हठधर्मिता पर अड़े रहे। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश के किसानों ने एकजुट होकर के बड़ी शांति से और बड़े संयम के साथ और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया और उनकी आवाज बिल्कुल ठीक थी। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने ये 3 काले कानून जो बनाए हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए। मनोज जी, सरकार का जवाब सुनिए। मनोज जी, सरकार का जवाब सुनिए कि 70 साल से जब किसान के किसी ने सूद नहीं लिए, पहली मर्तबा अगर किसान को उसका हक सरकार दिलाना चाह रही है तो प्रतिपक्ष से बर्दाश्त नहीं हो रहा। योगेंद्र जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए सर। जहां तक 70 सालों का सवाल है, 70 साल में जो नहीं हुआ वो तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज किसानों के साथ कर रही है। हमारे आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी जब एक आंदोलन कर रहे थे तो बड़े सम्मान के साथ भारत देश के किसान को सम्मान देते हुए उनको सम्मान के साथ प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया और उनसे बैठ के चर्चा की गई। और किसी भी समस्या का समाधान जो है बातचीत है, बातचीत से हर समस्या का हल निकलता है, समाधान होता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है, लोगों को आपस में लड़वाना चाह रही है। और आज किस तरह से आप देखेंगे एक धर्म विशेष को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और बड़ा दुख का विषय है कि जब किसान अपनी जायज बात को लेकर के और देश के अंदर 26 जनवरी के महापर्व के ऊपर अपने शांति प्रिय तरीके से अपनी ट्रैक्टर परेड को निकालना चाहता था, तो इनको वो चीज भी रास नहीं आई। और उस कार्रवाई के अंदर विघन डालने के लिए और देश में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए इन्होंने अपने 3 संगठनों को, आज दीप सिद्धू जिसको पूरा देश जान चुका है, वो माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी के आवास पर बैठा हुआ है। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा किया और देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की? कोई किसी के साथ फोटो खिंचवा लेता है तो ये माना जाता है कि वो उसी का आदमी है? नहीं, फोटो खिंचवाना, देखिए एक हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। माननीय देश के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने से पहले उस आदमी का पूरा
पूरे का पूरा उसका जो है ना स्कैनिंग होती है कि कौन आदमी है, किस परिवार से बिलोंग करता है, किस देश से बिलोंग करता है, किस राज्य से बिलोंग करता है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं उनको प्रधानमंत्री आवास के अंदर आप देखेंगे कि दीप सिद्धू की फोटो जो है प्रधानमंत्री आवास के अंदर है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। तो प्रधानमंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं। इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल नहीं मिलेगा। मनोज जी, 1 लाख रुपए का दीप सिद्धू पे इनाम डिक्लेयर किया है, उनके सहयोग में 50-50 हजार रुपए का इनाम डिक्लेयर किया है। इसमें अगर ऐसा किया है तो इसमें आप ये बताइए किसानों का दोष क्या है? किसानों, आप एक बात सोचने वाली बात है कि जिस लाल किले के ऊपर परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां तक आपने उन 3 जो अलगाववादी संगठन थे भारतीय जनता पार्टी के, जो अलाइड, जो इनके आइड थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं उनको वहां पर तैयार किया गया था इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उन लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पुलिस से कह करके और पुलिस की मिलीभगत से उनको एक्सेस दिया, वहां तक उनको पहुंचाया गया। ये कांग्रेस पार्टी का भी आरोप है। वापस आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, किस तरह से देखा जाए, सड़क से संसद तक कृषि कानूनों को लेकर के दंगल है, और रिजल्ट क्या निकलेगा अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट के नाम पर हम ये कह सकते हैं कि आंदोलन जारी है, और आंदोलन आगे कब तक चलेगा दी एंड दिखाई नहीं दे रहा है। राकेश टिकैत का आपने सुना कि चाहे हम कील पे लेटते हुए जाएंगे लेकिन दिल्ली पहुंचेंगे, ये भी सामने आ रहा है कि आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। तो ऐसे कैसे चलेगा? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से आज पार्लियामेंट में अब शुरू हो गई है और पार्लियामेंट में सरकार ने इस बात को मान लिया है कि हम वहां चर्चा कराएंगे, और गुलाम नबी आजाद ने वहां चर्चा में भाग लेते हुए बहुत सारी बातें भी कही कि जब अंग्रेजों की सरकार झुक सकती थी तो ये तो अपनी सरकार है। तो ऐसी स्थिति में किसानों के प्रति संवेदना होनी चाहिए सरकार के ऊपर। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, बातचीत का सिलसिला समाप्त हो गया, हो नहीं पा रहा। अब 26 जनवरी की घटना को लेकर के कोई भी प्रशंसा नहीं कर रहा, उसकी निंदा कर रहे हैं, चाहे भले कांग्रेस हो या किसान संगठन हो या हम भी आम व्यक्ति भी है, क्योंकि लाल किला हमारी धरोहर है और वहां पर कोई छेड़छाड़ करेगा तो किसी भी देशवासी को बर्दाश्त नहीं होगा। अब आपने कहा कि देखिए इनाम घोषित किया है दिल्ली पुलिस ने, 1 लाख तो दीप सिद्धू को पकड़ेंगे, या 4 लोग और हैं, 6 लोग और हैं जिनको 50-50 हजार रुपए, और ये भी दावा किया है पुलिस ने कि वो हरियाणा में है और हम जल्दी पकड़ लेंगे। तो ये सारी बातें होना, और जिस प्रकार से 6 तारीख को राष्ट्र में फिर से देखिए हाईवे जाम करने की बात हो या स्टेट हाईवे जाम करने की बात हो रही है, दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की है तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या होने वाला है, क्या युद्ध होने वाला है। तो हमारी पुलिस इतनी स्थिति हो गई कि हम उसको, अब तो कोई ट्रैक्टर लेके आएगा नहीं वहां पर, आपको ट्रैक्टर रैली को अलाउ कर देना और शर्तों के आधार पर अलाउ किया था, और जिस प्रकार की स्थिति बनी, रूट ही चेंज क्यों करने दिया गया, बहुत सारी चीजें खामियां भी जांच हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मना कर दिया इंटरफेयर करने से। उन्होंने कहा कि हम सरकार की कार्रवाई को रोक नहीं सकते, और उन्होंने खारिज कर दी जो याचिका लगी हुई थी। तो बात सही है कि आज मौजूदा स्थिति में किसान पीड़ित है और किसान की बात को पार्लियामेंट में रखा जा रहा है, और आज देखा गुलाम नबी आजाद या बाकी लोग जो भी रखेंगे, उसके बाद निश्चित रूप से सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो अब धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का रिप्लाई होगा सरकार की तरफ से, तो निश्चित रूप से सरकार को बताना पड़ेगा कि आपने जो बहस में सुना उसमें आप करना क्या चाहते हैं। अब जैसे सरकार ने कहा था, प्रस्ताव रखा था कि हम 1.5 साल तक इसको निलंबित करना चाहते हैं, लेकिन पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने जब निलंबित कर दिया तो उसका अर्थ तो कोई रहता नहीं है, क्योंकि वो सरकार ये तो कह नहीं सकती कि हम लागू करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा। अब किसान के साथ जिस प्रकार से आज टिकैत कह रहे थे कि हम चलो अक्टूबर तक इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, अब स्थगित होगा नहीं होगा ये बात अलग है, क्योंकि जो सरकार चाहती थी कि किसानों में फूट पड़ जाए और अलग अलग गुटों में बढ़ जाए, वो स्थिति शुरू हो गई। पहले तो भारतीय किसान संघ अलग हुआ, अब टिकट अलग हो जाएंगे तो कमजोर पड़ेगा। और एक देखिए पर्टिकुलर 3 राज्य ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, पंजाब, हरियाणा और यूपी। बहुत ज्यादा किसान यहीं का है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पैदावार धान और गेहूं की पैदावार अधिकतर ये तीनों राज्य ही करते हैं, और जब 40% जो एमएसपी पे खरीद होती है इन तीनों राज्यों में होती है, तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा प्रभाव इन तीनों राज्यों पर पड़ेगा। अब सरकार ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने जो कहना था वो कह दिया। अब वो बड़े हवाले से कह रहे हैं कि हमने 2013 में कितना भुगतान किया था और
20 में हमने कितना भुगतान किया? हो सकता है आपने जो श्याम जी वापस आ रहा हूं आपके पास, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, वापस आ रहा हूं मैं। नवीन जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। जी जी, अभी आपने तमाम अतिथियों को सुना, 2-3 बातें यहाँ निकल करके आती हैं कि दीप सिद्धू पे मैं सभी बातों का डिक्लेयर जवाब आपको किया देना चाहता हूँ और उनको लेकर के पहले ही राकेश टिकैत का जो बयान है या फिर शिव कुमार कक्का जी जो है उनका बयान है, कहना था कि हमने पहले दिल्ली पुलिस को आगाह कर दिया था कि आंदोलन जिन लोगों को आप आगे ले लेकर के आ रहे हो और जिनको मीटिंग्स में बैठा रहे हो वो किसान संगठनों से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, फिर भी सरकार उनको तवज्जो देती रही और वही लोग लाल किले पे पहुंच गए। लेकिन अगर ये बात देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई से अप्रिशिएट नहीं करेगा। लाल किला है साहब, वहां तिरंगा ही फहराया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस के बारे में तमाम अभी भी आपकी पार्टी के नेता, सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि सैल्यूट है दिल्ली पुलिस के संयम को। संयम किस बात का संयम? अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहा है तो संविधान में, हमारे भारतीय संविधान ने एक ही डिपार्टमेंट को लाठी और गन दी है जो कानून व्यवस्था मेंटेन करा सके, उसका पालन करवा सके। क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए थे? देखिए, सबसे पहले तो जी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो किसान मेरे भाई हैं जो बैठे हैं, इसका एक जल्दी से रास्ता निकल जाए और सब जो है ना, सब चीजें ठीक हो जाएं। पूरा देश यही चाहता है। ऐसी कोई भावना मैं मानता हूं किसी की भी नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बार बार, देखो उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। पिछले 6 सालों में सरकार ने बहुत ऐसे अविस्मरणीय काम किए हैं जो आम आदमी तक, एक अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचाने के काम किए हैं। जो मेरे बड़े भाई मनोज भारद्वाज जी कह रहे थे, इन्होंने 2 बातें कही। नंबर 1 तो जो वार्ता होनी चाहिए, तो सारा देश देख रहा है कि 11 बार की वार्ता हो चुकी है। लेकिन वार्ता जब होती है योगेंद्र जी, जब 2 कदम आप चले 2 कदम हम चले, जब कोई चीज का रास्ता निकलता है। अगर हम किसी एक विषय के ऊपर रिजिड होकर के बैठ जाएंगे तो कभी भी बात नहीं बनती है। हमारी सरकार ने खूब अच्छे तरीके से कहा कि 1.5 साल इस सारे कानूनों को हम रद्द कर देते हैं, एक बार इसको स्टे कर देते हैं। उस बात के ऊपर भी बात मानने की कोशिश नहीं की। जब 26 जनवरी को जब ये सारा मैटर हुआ तो नरेश टिकैत जी का बयान आया कि आंदोलन खत्म होने वाला है, आंदोलन खत्म होना चाहिए। इन्होंने देख लिया कि वहां पे आदमी नहीं है या समस्याएं ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं चल पाएंगी, चलो अब दोबारा फिर से आंदोलन हो गया। लेकिन नंबर 1 की वार्ता हमारी सरकार ने 11 बार की है, बहुत अच्छे तरीके से की है। आप विज्ञान भवन को देखिए, वहां पे उस वार्ता का निष्कर्ष ना निकलने का कई कारण भी हैं। वार्ता में किसान भी तो पहुंचे हैं सर, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक मिनट, साथ और सरकार के बीच 11 दौर की वार्ता और परिणाम हुई। साथ वहां पे कई यूट्यूब चैनल के, कई फेसबुक के, कई बाहर के लोग भी ऐसे हैं, अगर आप उनके बयान सुनोगे तो वो बयान पूरे जहरीले बयान, पूरे मीडिया के लोगों के इस तरह के बयान मैंने देखे हैं जो यूट्यूब के लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जो दीप सिद्धू की बात कहना चाह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं, अगर नहीं पता हो, वो दीप सिद्धू पिछले 2 महीने से आंदोलन के अंदर बैठा हुआ था। उस दीप सिद्धू ने एक बार इंग्लिश में भाषण दिया वहां पे सिंधु बॉर्डर पे। मैं पूरी इसका अपडेट में सुनता रहता हूं, मुझे नॉलेज थोड़ी सी है, कुछ हमारे साथी भी हैं, आपस में बैठने वाले, उठने वाले, मिलने वाले तो सभी लोग हैं। तो वहां पे उस लड़के ने 2 इंग्लिश में भाषण दिया, उसके ऊपर काफी चर्चा हुई कि ऐसा किसान इंग्लिश में भाषण भी दे सकता है। नंबर 2, उस दीप सिद्धू को एक NIA का नोटिस भी गया है। उस दीप सिद्धू के लिए उस टाइम सभी किसान संगठन उस दीप सिद्धू के साथ थे। आज दीप सिद्धू को कह दिया नुमाइंदा। और नंबर 3 बात, जब दीप सिद्धू ने वो झंडा वहां पे फहराया, वहां पे तमाम वो सिख संगठनों के लोग थे, तमाम किसान संगठनों के लोग थे। अरे यार, इतने बड़ी पब्लिक के बीच में एक आदमी ऐसी गलती कर देगा, ऐसा कैसा संभव है? अगर आपका तिरंगा फर्ज है, आपकी लाल किले पे आपका भी एक, क्या लग रहा है आपको नवीन जी, क्या लग रहा है कि सोची समझी साजिश थी, एक रणनीति का हिस्सा था? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये सब चीजें शुरू से जब आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था तो अच्छे तरीके से बातचीत भी हो रही थी। मेरे कुछ मीडिया के साथ बात हुई, जो कुछ साथी गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर थे, उन्होंने मुझे बताया कि नवीन भाई, हम वहां पे लाइव देख रहे थे, जहां से रूट दिया गया था, कुछ लोगों ने वहां से रूट तोड़ने की जब कोशिश की तो मैंने उनसे उसी टाइम बात की। वो टाइम करीबन 10:30 बजे का टाइम था। तो उन्होंने कह दिया कि आज किसान नेताओं के कहने के बाद भी आज नहीं मानता, आज बवाल होगा ही होगा। और आपको एक बात देखने की जरूरत है, जो गाजीपुर के लोग थे वो ITO चौक पहुंचे, जो सिंधु बॉर्डर के लोग थे, सिंधु बॉर्डर के लोग लाल किला, कई
चलिए मैं वापस आ रहा हूँ नवीन जी, वापस लौटूंगा आपके पास में। नवीन जी मैं वापस लौटूंगा, मैं राकेश तंवर जी का रुख करना चाहूंगा। नवीन जी लौटूंगा। राकेश जी आपने सुना, किसान पहले ही तय करके बैठे थे कि इस तरह से उधर करना है। एक बार नवीन जी को रोकिए। नवीन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बैठक का तरीका ये होता है कि 2 कदम आप आगे बढ़िए, 2 कदम हम आगे बढ़ते हैं। नवीन जी को मैं बताना चाहता हूं कि किसानों की 18 मांगे थी और किसानों ने सारी मांगे समेट कर सिर्फ 2 मांगे रखी, एमएसपी की गारंटी और ये काले कानून रद्द हो। आदरणीय नवीन जी, मैं मानता हूं कि सरकार गलती भी मानती है, आप भी आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी। कृषि कानून को वापस ले, ये किसानों की मांग है और किसानों की इस मांग को लेकर के सड़क से संसद तक ये दंगल दिखाई दे रहा है। सरकार कह रही है कि हम 14 करोड़ जो किसान हैं उनके भाग्य को उदय करना चाहते हैं, उनके भाग्य का फैसला इन कानूनों के जरिए करना चाहते हैं, उनकी आमदनी को 2022 में दुगनी करनी है, किसान अच्छे दिन देख सके। लेकिन किसान है कि मानते नहीं। किसान कहते हैं कि ये काले कानून, इन्हें वापस लीजिए। प्रतिपक्ष की कई पार्टियां इनके साथ हैं, एनडीए के भी कुछ दल टूट करके किसानों के साथ में शामिल हो गए हैं। तो चले, मैं ब्रेक से पहले राकेश तंवर जी के पास में था। राकेश जी वापस एक बार आपके पास में आ रहा हूं मैं। जी, पूरा देश जानता है योगेंद्र जी। बैरिकेटिंग का सुनिए, बैरिकेटिंग को लेकर के भी नवीन गोयल साहब ने अभी आपने सुना कि 26 जनवरी की जो घटना थी पूरे देश में, जिस तरह की स्थितियां बनी, हर किसी ने निंदा की है उसमें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लाल किले पे और कुछ हो सके नाटक, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा आम हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखे नहीं रखे, लेकिन आम हिंदुस्तानी है, वो भारत से ताल्लुक जरूर रखता है। अभी जो बैरिकेटिंग की जा रही है वो उसी का परिणाम है। अगर उस दिन शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन कर रहे होते, ट्रैक्टर मार्च करते, ट्रैक्टर परेड करते, तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती कि बैरिकेटिंग से इतने जबरदस्त तरीके से करने पड़ते, सड़क पे या कटीले तार लगाने पड़ते हैं जो गई है। उसकी वजह यही है, उसके जिम्मेदार खुद किसान है। ये बीजेपी कहती है, दिल्ली पुलिस कहती है। राकेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मुझसे आपने कुछ कहा ना। हेलो योगेंद्र जी। राकेश जी सवाल यह है कि अगर 26 जनवरी को बड़े संयम और शालीनता के साथ में किसान ट्रैक्टर परेड करते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते कि इतनी बड़ी भारी बैरिकेडिंग करनी पड़े। योगेंद्र जी, कोई बैरिकेडिंग की जरूरत नहीं थी। आपने जो रूट दिया था, आप उस रूट पर आपको कोई बैरिकेडिंग करने की जरूरत नहीं थी। आपने 32 किलोमीटर, सरकार के लिए कह रहा हूं मैं, 32 किलोमीटर तक अंदर आकर कोई लाल किले पर झंडा कैसे फहरा सकता है? सरकार की मंशा देखिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। तो आदरणीय योगेंद्र जी, आज पूरा देश जान चुका है कि इन काले कानूनों के पीछे कौन है, ये लाल किले पर झंडे फहराने वाला कौन है, देश में यह शांति कौन फैलाना चाहता है। पहले जो पार्टियां हुआ करती थी वो देश की एकता, अखंडता, शांति के लिए, सद्भावना के लिए काम करती थी। आज धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। जब भी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी होती है तो ये झंडे के पीछे छुप जाते हैं, धर्म की आड़ लेकर मंदिर के पीछे छुप जाते हैं। सीधा सीधा इनका एजेंडा यह है कि देश में जिस तरीके से अंग्रेज फूट डालो राज करो की राजनीति पर चलते थे, इसी तरीके से धर्म की राजनीति करते हैं। आप देखिए, सिंधु के साथ में फोटो के लिए मैं मानता हूं कोई किसी के साथ में फोटो करवा सकता है, अच्छी बात है, करवाए। लेकिन क्या 7 साल में इन्हें पूरे देश में पूरी सरकार को कोई ऐसा संगठन नहीं दिखाई दिया कि भाई उसके साथ में संगठन से बैठ के किसानों की नीतियों पर, किसान की समस्याओं पर कोई चर्चा हुई हो? 7 साल में आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी और दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी तो छोड़िए, आपने आज तक गृह मंत्री ने कोई मीटिंग नहीं की। ऐसे कैसे हो सकता है? दीप सिद्धू की फोटो उनके साथ में आ सकती है, चाय पी सकते हैं उनके साथ में, एक भी संगठन से आज तक कोई बात नहीं हुई। अब लग क्या रहा है तंवर साहब, अब लग क्या रहा है? ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? अभी नवीन गोयल साहब ने कहा कि मैं तो ईश्वर से दुआ करता हूं जल्द से किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए। पूरा देश आज किसानों के साथ में है
और सब यही चाहते हैं। लगभग 150 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं और देश की, देखिए मैं मानता हूं इस चीज का कि किसानों की मैं गलती मान सकता हूं इसमें, चाहे बीजेपी का कितना एजेंडा रहा हो, बीजेपी ने खुद झंडा फहराया हो लाल किले पर, लेकिन कॉल राष्ट्रीय अपने किसानों की तरफ से थी, संयुक्त मोर्चे की तरफ से थी, तो उसमें नहीं समझ पाए कि भाई ऐसा भी हो सकता है। किसान तो भोला भाला सीधा साधा होता, चाल में आ गया जैसे भी हुआ, लेकिन देश की गरिमा पर, हमारे की पर चोट लगी है, उसके बारे में किसान जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो सब यही चाहते हैं कि आज सिर्फ जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो ये कानून रद्द हो और एमएसपी की गारंटी हो। जी भारद्वाज साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। मनोज जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं जी। आपने सुना अभी नवीन गोयल साहब का जो स्टेटमेंट था, उसको आपने जी सुना सर। होगा कि किस तरह से सारी क्या स्थिति थी। लेकिन मैं यहाँ पे एक कोट करना चाहूंगा कि बीजेपी नेताओं का दिल्ली में यह साफ कहना है कि राहुल गांधी क्यों आग लगा रहे हैं इस आंदोलन में, क्यों भड़काया जा रहा है? क्या देश में अशांति चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए वीरेंद्र जी, अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो अगर ऐसी है तो बहुत गलत है, क्योंकि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि विपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए और विपक्ष की बात को तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अब वो जो इस प्रकार की जो मानसिकता है या इस प्रकार की जो सोच है अब दूर दूर तक भी नहीं है। अब देश के अंदर अराजकता की सरकार है, देश के अंदर तानाशाही चला रखी है देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से। और दो बातें अभी मेरे सामने संज्ञान में आई कि नवीन जी कह रहे थे भाई देश की गरिमा का प्रतीक है लाल किला, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा देश इस बात को मानता है कि लाल किला जो है देश के गौरव और गरिमा का प्रतीक है। लेकिन अब जी भारद्वाज साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं वापस जोड़ूंगा आपको। जी मैं वापस आऊंगा आपके पास में, कोई टेक्निकल फॉल्ट है आपके यहाँ पे, आपके पार्ट पे उसकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी योगेंद्र जी। जी लग क्या रहा है आपको, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, सरकार झुकने को तैयार नहीं है, या कहें कि बिल को रोल बैक करने? जी भारद्वाज जी आप कंटिन्यू करिए। मैं उसी बात पर आ रहा हूं सर कि आप एक बात देखें कि जहां तक ये बैरिकेडिंग का सवाल है तो पलवल के अंदर तो कोई बैरिकेडिंग की कोई दिक्कत नहीं थी। पलवल का किसान तो दिल्ली तक पहुंचने में काफी किलोमीटर, सैकड़ों, लगभग 100 किलोमीटर करीब की दूरी पर था, लगभग 50 से 100 के बीच में। तो वहां पर आपकी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया भाजपा के कहने पर? ये पूरे देश ने देखा, पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखा। आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की जनता इसको बिल्कुल माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर किसानों के ऊपर बर्बरता से लाठियां बरसाई गई पलवल के अंदर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको एक बात और इसमें साथ में जोड़ना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इनका एक एजेंडा रहा कि फूट डालो राज करो। उसी कड़ी के अंदर इन्होंने, आप देखें अभी नवीन जी ने कहा था कि भाई ये तीनों संगठन जो है इनको पहले अलग नहीं किया गया, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी किसानों के संगठन थे उन्होंने शुरुआत के 15 दिनों में ये क्लियर कर दिया था कि दीप सिद्धू, सतनाम सिंह पन्नू और पंडेर, इन तीनों लोगों का किसान संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। ये तीनों के तीनों संगठन जो है ये भारतीय जनता पार्टी के ही ए और बी और सी टीम में है, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो उन्हीं तीनों टीमों को भारतीय जनता पार्टी के कहने पर इनकी पुलिस ने, गृह मंत्री की पुलिस ने, जो कि दिल्ली की पुलिस जो है गृह मंत्री के नीचे आती है, उनके अंडर आती है, उन्होंने उनको एक्सेस दिया लाल किले तक पहुंचाने का और इस आंदोलन को बदनाम करने की पूरी साजिश में इन्होंने पूरा अपना रोल प्ले किया है। ये बहुत दुख का विषय है। अब जहां तक बात आती है राहुल गांधी जी की, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार ने देश के अंदर साजिश रची कि किसानों की भूमि का अधिग्रहण करके और औने पौने दामों में उनसे वसूल लिया जाए, उनसे उस जमीन को छीन लिया जाए, तो माननीय हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष उस वक्त के राहुल गांधी जी ने सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ी और किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर के उस लड़ाई में हम कामयाब हुए और भूमि अधिग्रहण बिल को हमने रद्द करवाया। और उसी कड़ी में आज पूरी कांग्रेस पार्टी उसी कड़ी में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वापस आऊंगा आपके पास में, श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। सर क्या लगता है आपको, किसान अड़े हुए हैं, बीच में ये एक बार जरूर था कि 26 तारीख की घटना के बाद में 27-28 को ऐसे लगने लगा था कि अब किसान आंदोलन खत्म होगा, बिखर जाएगा,
और प्रशासन की जो सख्त रवैया था उससे भी कुछ ऐसा लग रहा था। टिकैत के आंसू भी देखे हम सब ने, लेकिन वापस यही टिकैत अब वापस से खड़े हो गए, अब उनको जन समर्थन मिल पा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये आंदोलन आने वाले दिनों में बहुत सहजता के साथ में खत्म हो पाएगा, या फिर सरकार पीछे नहीं हटेगी? केवल जवाब अगर प्रधानमंत्री जी अभिभाषण का दे भी देंगे तो आपको लगता है कि किसान उनकी अपील से हट जाएंगे? ऐसे ये तो मन की बात में भी कह चुके हैं। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि किसान अड़ा हुआ है कि बिलों को वापस लिया जाना चाहिए और एमएसपी वाली बात कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, जो मुझे लगता नहीं कि ये सरकार कर पाएगी। यही बात सही है कि सरकार ने कहा है कि हम कुछ दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं इनको। अब ये बात है कि क्योंकि अभी पार्लियामेंट में मामला आ गया है और पार्लियामेंट में बहस शुरू हो गई है, अपनी बातें कांग्रेस भी रखेगी और बाकी लोग भी रखेंगे, तो वहां पर फैसला निश्चित रूप से पार्लियामेंट में ही, क्योंकि तीनों बिलों का पास भी पार्लियामेंट में हुए थे और पार्लियामेंट में ही फैसला हो, कि मेरे को लगता है कि वहां कोई फैसला हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट कहेगा फैसले के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का समय दे रखा है, तो इसलिए ये तो मान के चलिएगा कि बहुत जल्दी आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है, कि 2 महीने का टाइम अगर सुप्रीम कोर्ट दे देता है तो कमिटीज कर रही है बातचीत, और सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने से भी मना कर दिया, आज याचिका भी खारिज कर दी है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होगी, लंबा आंदोलन हो गया, 70 दिन किसान अगर सड़कों पे बैठा हुआ है, उसकी कोई सुनना नहीं चाहता है। जिस प्रकार से नवीन जी कह रहे थे, बातचीत तो हो रही थी, किसान तो एक ही बात पड़ा हुआ है कि वापस से बिल होने चाहिए या एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। सरकार इस पर राजी नहीं है तो बातचीत होने का कोई अर्थ ही नहीं है, बातचीत होती रहे। लेकिन ये बात सही है कि ना गृह मंत्री ने बात की, ना प्रधानमंत्री ने बात की, क्योंकि फैसला करने का अधिकार तो मेरे को लगता है 2 लोगों को ही है, बाकी के लोग तो केवल स्टेपनी की तरह काम करते हैं, आके बातचीत करके चले जाएंगे, बातचीत तो वहीं से होगी। तो इसलिए किसानों का एक बड़ा पैच शुरू हो गया है। अब सरकार वापस कैसे जाए, क्योंकि सरकार बहुमत वाली है, बहुमत वाली सरकार हमेशा अपनी स्थिति को रखना चाहती है देश के साथ, हमने कर दिया जो सही है। अब पीछे की बात तो कैसे हो सकती है, या तो कोर्ट ही कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इसको रद्द किया जाता है, जो कह नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी विधायिका के कार्य में दखलंदाजी करना नहीं चाहता। लेकिन बहुत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बीच में ला करके कोई फैसला कराना चाहती है सरकार, जो मैं पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूं कि सरकार ने आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने रुख रखा कि हम बातचीत नहीं सुनेंगे। अब देखिए, दिल्ली सरकार ने 115 लोगों की लिस्ट जारी की है जो कि गिरफ्तार हुए। किसानों के घर वालों को यही पता नहीं है कि हमारा बेटा आंदोलन में है या जेलों में है। तो ये बहुत बड़ी अलग स्थिति हो जाती है। जिस प्रकार का आंदोलन चल रहा है वो दर्दनाक है, किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जाना चाहिए। किसानों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। सरकार बार बार कहती है हम किसान की बात सड़क पर भी सुनने को तैयार है और संसद में सुनने को तैयार है, लेकिन फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा सोचनीय विचारणीय बिंदु है। चलिए मैं वापस आऊंगा। मैं तंवर साहब आपके पास आना चाहूंगा, राकेश तंवर जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। अभी आप सब लोगों ने सुना, मैं आपसे 1 मिनट चाहूंगा भाई साहब, 1 मिनट सिर्फ मैं अपनी बात पूरी करूं। सरकार की नीयत देखिए, अभी बजट पेश हुआ, जिन मुद्दों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं उन पर कोई बात नहीं की। बजट रेलवे के लिए भी बढ़ाया और किसानों के लिए भी, लेकिन सिर्फ हवा में बढ़ाया। जमीनी सच्चाई ये है कि जैसे 20 लाख करोड़ का ढोल बजाया था, वही बजट का भी बजा दिया। आज भी आप बैंक के पास जाइए और कहिए कि कोरोना के टाइम का 20 लाख करोड़ जो आया था उसमें से 2 लाख मुझे दे दो, फिर जवाब सुनिए उनका। आपको मोदी जी का झूठ, इस सरकार की सच्चाई सामने आ जाएगी। इस बजट से किसानों और नागरिकों, बजट के ऊपर भी मैं बात कर रहा हूँ योगेंद्र जी, इसकी उम्मीद टूट गई। होंगे ना, सब्जियां सबको मिलेंगी, रोटी कपड़ा मकान अभी भी महंगे ही है। सस्ता अमीरों के साधन हुए हैं। आप पूरे बजट को देखिए, किसानों के नाम पर पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए बढ़ा दिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का नाम टैक्स के नाम से टैक्स ले रही है। प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सरकार ने पहले ही कह दिया कि फ्यूल प्राइस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार होने वाला है, 4 दिन रुकी है, इसको लागू होने दीजिए। और अगर इसी तरह से टैक्स की बढ़ती होता है, मोदी जी 92 रुपए लीटर में किसको हिस्सा दे रहे हैं अपने। इन पे सब्जियों पे भी आज काबुली चने पर 30%, मटर 50%, मसूर दाल 5%, रुई पर 5% सेस पर। अब आगे क्या खाएगा? भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र नागरिकों को मुझे ये बताइए कि क्या हमें रोटी के लिए सस्ता अनाज
करते ही नहीं, इसलिए राकेश जी, किसानों के राकेश साथ ये देश ये बेरोजगार राकेश जी, युवाओं को राकेश जी, और फिलहाल तो ये नागरिकों को भी बताइए, मैदान को। राकेश जी हम डाइवर्ट हो जाएंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि इस किसान आंदोलन का फिर रुख क्या रहेगा? जो आपके पंचायत में तय किया गया है, आपकी सभा में तय किया गया है, उसके बाद तो रुख साफ है कि ये जो सब चीजें हैं, चलिए किसान आंदोलन पहले बहुत होते रहे हैं, जो मुकदमे दर्ज में वापस कर सकती है सरकार, लेकिन तीनों कानूनों को लेकर के सरकार का साफ कहना है कि 1.5 साल कर दीजिए, आप इसे 2 साल कर दीजिए। तो उस कदम पर कोई विचार नहीं हो रहा किसानों का कि सरकार चलिए एक बार के लिए इन्हें फ्रीज कर रही है। जी राकेश जी, सरकार के जो कदम है उस पर भी तो किसानों को गौर करना चाहिए। 2 कदम अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो 2 कदम किसान भी तो आगे बढ़े। देखिए, मैंने वही बताया था, किसानों की बहुत सारी मांगे थी। सबसे पहले किसानों ने अपनी जो मेन मांगे थी 18 मांगे रखी और वो सब मांगे छोड़ दी, मांग नहीं कर। आपने जो किसानों के साथ गलत किया तो कह रहे हैं कि भैया आप उसको बोलो, एमएसपी की गारंटी दो, हम तो कुछ बात कर ही नहीं। हाँ, चलिए आ रहा हूँ आपके पास, वापस आ रहा हूँ आंदोलन तो फिर भी मैं वापस लौटूंगा आपके पास, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं नवीन गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा। नवीन जी आपने सुना अभी? नवीन जी आपने सुना अभी? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, अगर लाल किले पे कोई बात हो रही है तो मनोज भारद्वाज जी और राकेश तंवर जी का साफ कहना है कि ये बीजेपी की अपनी साजिश थी, आंदोलन को कमजोर करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान का किसान आम जन समझ चुका है कि बीजेपी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। इन लोगों का आरोप है। अभी आपने सुना भारद्वाज जी ने खूब क्लियर तरीके से कहा, राहुल गांधी ये कह रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं कि तो बीजेपी की 20 सी टीम को लगा करके और इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए एक साजिश रची गई थी सरकार के और बीजेपी के माध्यम से। देखिए योगेंद्र जी, सारी बातों को मैंने सुन भी लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हमारे को इन तीनों कानून जो बनाए गए हैं उनको समझने की जरूरत है कि इसमें किसान के खिलाफ है क्या। हमारे किसानों की डिमांड थी कि एपीएमसी हमारी बंद नहीं होनी चाहिए। हमारी देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी में भरोसा करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मंडियां बंद नहीं होगी। हमारी किसानों की डिमांड थी कि एमएसपी बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी और वो करके भी दिखाया। अभी जो पीछे सरसों की जो हमारी एमएसपी के ऊपर हमारी खरीद, रिकॉर्ड खरीद हमने की है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जिन राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर सिर्फ गेहूं और चावल सिर्फ 2 खरीद होती हैं, और जहाँ पे हमारी सरकार है, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन राज्यों में करीबन 9 से 11 फसलें, उसमें आप जो भी आ गया, चना भी आ गया, सरसों भी आ गया, मूंगफली भी आ गया, तिलहन भी आ गया, हम एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम 2009 से 2014 तक की बात करें तो अगर हम धान की बात करें तो 2.5 गुना हमने खरीदा है। 2.06 लाख करोड़ एमएसपी का पेमेंट हुआ था 5 सालों में, और पिछले 5 सालों की अगर हम तुलना करें तो 4.95 लाख करोड़ एमएसपी पे धान खरीदा गया है। इसी तरीके से गेहूं की हम बात करें तो करीबन 1.77 गुना, एक मिनट, सारे डाटे हैं, रिकॉर्ड है इन सब चीजों का, सारी फसलों को करीबन 2 से 3 गुना। और अगर हम दालों की बात करें तो 75 गुना हमने पेमेंट, पहले 645 करोड़ रुपए की 2009 से। मैं एक बात जानना चाहता हूं सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं नवीन जी, एक बात मैं अच्छे से जानना चाहता हूं। आप हमें से जो सब लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसानी से वास्ता हम सबका पड़ा हुआ है और है भी। यहाँ ये बताइए कि आप 50 साल से देख लीजिए, 20 साल से देख लीजिए कि जो चीज डीएपी कितने का आता था, बीज कितने का आता था, बिजली की रेट क्या थी, तो ऐसा क्या है कि किसान को उसका मूल्य नहीं मिलना चाहिए? हम सब लोगों को मालूम है कितना श्रम पड़ता है, कितना के उसकी क्रॉप होती है, कितने दामों में उसको, औने पौने दामों में। अगर आज गोभी ज्यादा हो गई तो सड़क पे फेंक के जाने हैं, टमाटर फेंक के जाने हैं। आप कहेंगे कि भंडारण के लिए नए कानून में सारी व्यवस्था है। तो ये अगर एमएसपी की गारंटी की जो बात की जा रही है, आप लोग दावा करें कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, ये सबको मालूम है बिल्कुल खत्म नहीं होगा, लेकिन सर एवरेज पूरे देश भर में 6% फसल की खरीद होती है देश भर में एमएसपी पे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रॉप हमारी आ रही है 6%, मात्र 6%। सरकार इस बात को बहुत मेरे से बेहतर समझ सकती है, तो अच्छे दिन इसी से आएंगे इनके। जी मैं आपको सब बताना चाहता हूँ। देखिए
हमारे देश में अगर हम 65 सालों की अगर तुलना करें, 6 सालों की तुलना करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ है और कहीं ना कहीं देश सुधार की तरफ है। और रही बात प्रैक्टिकल बात करें तो मैं भी 5 एकड़ जमीन मेरे भी हिस्से आती है और मैंने भी वहां पे अपनी एग्रीकल्चर सिस्टम, मुझे नॉलेज है पूरी, चाहे आप निराई गुड़ाई, चाहे वो बुआई से लेकर के, चाहे लामणी से लेकर के। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने हाथों से लामणी भी की हुई है और पूरी नॉलेज है, चाहे की, एरो की, सब कल्टीवेटर, हर एक चीज की, चाहे आप इस टॉपिक पे कितनी बात कर लीजिए। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि किसान की ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर एक आदमी की अगर मजदूरी देख लें तो मजदूरी आकर के मुश्किल से निकलती है। लेकिन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये इसीलिए कानून लेके आई है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए, जो आपने बताया कि गोभी रोड पे फेंकनी पड़ जाती है, अरे जब हमारा किसी कॉर्पोरेट के साथ या किसी पार्टी के साथ अगर हमारा समझौता होगा, उस समझौते में कोई भी चीज किसान के खिलाफ नहीं है। मैं खुद किसान के फेवर में हूं, लेकिन किसान का नाम लेकर के राजनीति हो रही है। जो मेरे बड़े भाई मनोज भारद्वाज जी ने कहा कि धर्म के नाम पे, मैं कहता हूं कि धर्म के नाम पे तो छोड़िए, सबसे पहले तो कहते थे कि सिखों का आंदोलन है, फिर ये जो है ना भटक गया कि और किसी जाति विशेष का आंदोलन हो गया। अगर आपने देखा हो 26 तारीख को राज्यपाल जी ने एक अपनी स्टेटमेंट दी थी कि हम तो कह रहे थे कि हरियाणा के लोगों को मत इन्वॉल्व करो, हमें पता था कि उपद्रव कर देंगे। ये चीजें, उस स्टेटमेंट को आप देखिए, उनके अंदर के अंदर क्या है। अगर हम बात करें राजनीति की, अगर हम इन मंच के माध्यम से एक ही बात सुनने में आ रही थी, हमें भी लग रहा था कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये सुनने में आ रहा था कि हम किसी भी राजनीतिक आदमी को मंच नहीं देंगे। लेकिन आप चीज देखिए, अरविंद केजरीवाल जी वहां 3 बार होकर के आ गए सिंधु बॉर्डर पर, चाहे वो नगर कीर्तन के माध्यम से, चाहे किसी और कीर्तन के माध्यम से। आज जयंत चौधरी जी स्टेज साझा कर रहे हैं, बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी स्टेज साझा कर रहे हैं और तमाम नेता इसके अंदर स्टेज साझा कर रहे हैं। और अगर बात करें, एक हमारे पंजाब के नेता थे रविंदर बिट्टू जी, उसको किसानों ने मारने का तक काम किया था। इसके माध्यम से इसकी आड़ लेकर के सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। आज कांग्रेस जैसी पार्टियां, आज तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, किसान खुद भी राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए हमारे हरियाणा में कहावत है कि सीख तो पत्थर को भी फाड़ देती है। जब किसके पीछे कुछ लोग अगर उसका एक सिस्टम बना करके प्लांट वे में कोई चीज करते हैं तो उसका असर अच्छा नहीं होता है। और सब चीजें हम देख रहे हैं, अरे सही तरीके से बातचीत चल रही है, अगर कोई भी रास्ता निकलने की, अगर आप सही प्लानिंग से काम करेंगे तो रास्ता निकलेगा। लेकिन इसके पीछे 100% राजनीति हो रही है। लोग चाहते हैं कि हमारे जिन स्टेटों में सरकारें नहीं है वहां पे हमारी सरकारें आ जाएं और किसान को राजनीति, किसान की आड़ के अंदर भी आप लोग मिल करके ये सब ऐसा किया और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी इस 26 जनवरी घटना में निंदा करता हूँ और जल्दी रास्ता निकला ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए, राकेश तंवर जी कुछ कह रहे हैं। जी राकेश जी कुछ कह रहे हैं आप? 2 महीने से ज्यादा हो गए किसानों को सड़कों पर बैठे हुए। 70 दिन कोई हमदर्दी में, अगर कोई हमदर्दी में भी कोई के पास में जाता तो आपको राजनीति दिखती है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ की सरकार है। जिस तरीके से कह दिया, अभी मन से बोलते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि हमें C2+50 दे दिया। C2+50 का मतलब जानती है सरकार? 4400 से 4600 रुपए का रेट आता है गेहूं का, अगर C2+50 मिलता है। आपको पता है क्या रेट गया गेहूं, क्या रेट गया मक्का, क्या रेट? आप तो हरियाणा के रहने वाले हैं, 5 एकड़ जमीन है तो सब चीज का आप MSP भी जानते हैं। 1900 रुपए से MSP, जिसमें गेहूं का, जिसमें 1400 से ऊपर नहीं गया। मैं 1400 से 1200 रुपए तक की आपको पर्ची दिखा सकता हूँ। मक्का 1800 रुपए, 800 रुपए की मक्का जा रही है, 700 रुपए की मक्का जा रही है। धान है 1900 रुपए MSP, 1200 रुपए से नीचे बिक रहा है। बताइए आप। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने किसानों की तरह, कांग्रेस की तरह 2-2 रुपए के चेक बांटने का काम नहीं किया। आपने पीछे देखा होगा, सीधे कई लाख किसानों के खाते में पैसे गए हैं। हमारी सरकार ने रिकॉर्ड खरीद की है। कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, भावों की बात, समय भी कम है, समय कम है मेरे पास में, नवीन जी समय में कम है। मैं जरा भारद्वाज जी से आपको सवाल दिलवा देता हूँ। पंजाब कांग्रेस बीजेपी नहीं करती। लेकिन नवीन जी, आपके मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आता वन नेशन मार्केट। पिछले दिनों आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा हम हरियाणा में किसी को आने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी की बात है उनको समझ में नहीं आती दोनों मुख्यमंत्रियों को। आप तो कम से कम एक रहिए, या एक रहना नहीं चाहते आपके मुख्यमंत्री? मुझे इस बात का अच्छे तरीके से पता है, हमारे हरियाणा में सिंधु बॉर्डर पर हमारी सरकार के द्वारा शुरू में इस आंदोलन के लोगों को, किसानों की व्यवस्था करने के लिए, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था थी, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था थी, भी दिखा दूंगा। ये जब आंदोलन का रुख
राजनीतिक हो जाए तो उसमें नहीं रहता है। इसके पीछे सभी राजनीतिक केंद्र हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लोग अपनी जनादा ढूंढ रहे हैं जिनकी राजनीतिक धरातल पे कोई भी उसका आज मुद्दा रहा नहीं है, और वो इसको मुद्दा बना करके जवाब सुन लीजिए फिर आप बोलेंगे, वो भी बीच में बोलते रहेंगे। जी भारद्वाज जी। नवीन जी अभी जो आंकड़ों की जादूगरी पेश कर रहे थे, तो एक कहावत आपने सुनी होगी जी कि घर की बही और काका लिखनिया, ये कहावत है, शायद राजस्थान में भी प्रचलित होगी कहावत। ये सब चीजें रिकॉर्ड में है और आंकड़ों के अंदर है। ये रिकॉर्ड में, ये घर की बही और काका लिखनिया, इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में जो मर्जी कागज है और आप लिखने वाले हो। तो ये आंकड़ों की जादूगरी छोड़िए। आपने कहा कि देश जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करता है। अरे हमने बिल्कुल ठीक कह रहे हो, देश ने भरोसा किया, पूरे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ये जो पुराने नोटबंदी करी, लो आप मेरा समर्थन करो और मैं 15 जितना भी काला धन वापस ले आऊंगा। और उन्होंने पूरे देश के एक एक नागरिक को 15 लाख रुपए की टोपी पहनाई, और हमने वो टोपी पूरे देश ने बड़े उनके कहने पर पहन ली। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि पूरा देश लाइनों में खड़ा हो गया और लोगों ने लाठियां खाई। और उसी कड़ी में अब ये कोरोना काल में देख लो आप, तो ये तानाशाही आपने करी, एकदम से अपने मन की बात करी, दूसरे की आप सुनते नहीं हो। मैं तो बहुत आभारी हूं जन टीवी का कि जनता की आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं वीरेंद्र जी, आप और आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक भी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अरे देश का किसान है, आप पे भरोसा करता है, और अगर आज किसान ये बात बोल रहा है कि जी हमें ये चीज नहीं चाहिए, तो आप क्यों जबरदस्ती देने पे लगे हो? जबकि सच्चाई तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, ये बड़े बड़े जो देश में औद्योगिक घराने हैं, जो पूंजीपति हैं, जो इनको फंडिंग करते हैं, ये उनके दबाव में है। ये सच्चाई तो देश को बताना नहीं चाहते। अब ये अगर मान लो उनकी बातों को ना मान करके और देश के किसान की बात को मानेंगे, और एक दुर्भाग्य की बात है, आज हिंदुस्तान जो है हमारा, वो कृषि प्रधान देश है। 80% से ऊपर की जनता जो है वो कृषि से संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई है। और कितना दुर्भाग्य है देश का कि जिस किसान ने आपके देश की जीडीपी को, देश की जीडीपी जो है, जो देश की इज्जत है, उसको बचाने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम किया, और आप उसको लाठियां मार रहे हैं। समय कम है सड़कों पर है। समय कम है सर, मैं रोकना चाहूंगा। मेरे एक आखिरी सवाल बोलना चाहता हूँ, जो आप प्रधानमंत्री जी को कह रहे हो देश, नवीन जी मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब से लेना चाहूंगा। श्याम जी, ये देखिए अब बात कही जा रही है कि किसान आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ गया है। पहले यह कहा जा रहा था कि आंदोलन बिखर गया है, अराजकता की भेंट चढ़ गया है। किसान साहब कह रहे हैं कि समर्थन कोई करने आ सकता है, मिलने कोई आ सकता है, मिलने के लिए बीजेपी भी आए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे मंच पे हम किसी राजनीतिक दल को मंच नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका राजनीतिकरण होने की वजह से सरकार वार्ता नहीं करना चाह रही? देखिए योगेंद्र जी, शुरू से ही राजनीति तो शुरू से हो रही है। अब राहुल गांधी ने पंजाब में की ट्रैक्टर रैली, हरियाणा में की ट्रैक्टर रैली, लेकिन क्योंकि उनको किसान आंदोलन अभी तक किसी का पार्ट नहीं है भाई जी। सुन लीजिए आप, मैं कह रहा हूँ कि राजनीति तो निश्चित रूप से किसी भी आंदोलन में होगी, क्योंकि हर को किसानों का वोट चाहिए, वोट तो सबको चाहिए, लेकिन कोई संवेदनशील होकर के उनके प्रति वफादार नहीं होना चाहता, उनकी बात सुनकर के निर्णय नहीं करना चाहता। अब क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट निर्णय कर सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आंदोलन बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है कि 2 महीने में कमेटी रिपोर्ट देगी, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता था 15 दिन में रिपोर्ट दे दो, हम उस पर डिसीजन कर देंगे, नहीं किया गया। तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जिस तरह से आंदोलन में जो कुछ हो रहा है, घटना घटी 26 तारीख की घटना निश्चित रूप से निंदनीय है, सब निंदा करते हैं, लेकिन उसके पीछे आज हम पार्लियामेंट में अगर कोई निर्णय कर लेंगे, पार्लियामेंट में फैसले, और देखिए सुप्रीम कोर्ट को अपने तरीके से देखना है, वो क्योंकि जानते हैं कि किसी भी तरह से देश में शांति बहाली होनी चाहिए और एक रास्ता निकलना चाहिए। क्योंकि सरकार जब दखल नहीं दे रही थी तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सम्मान्य टिप्पणी थी कि ये सब अपनों के बीच में ये मामला है और इसमें रास्ता निकलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि जल्दी से जल्दी इसका कोई रास्ता निकल सके, क्योंकि उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो उसमें ज्यादा दखल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे फिर कहा जाता है कि न्यायपालिका विधायिका के काम में दखल करती है, हमारे यहाँ ये भी बड़ी इससे दिक्कतें हैं कि स्तंभ जो बने हुए हैं उसके कारण। लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि आंदोलन का कुछ ना कुछ एक रास्ता निकलना चाहिए।
क्योंकि किसान जो इतने लंबे समय से बैठे हुए वो भी अपने ही हैं, सरकार इसी जनता की चुनी हुई है, और पहले के दौर की वार्ता जैसे चली है तो वो विफल रही है, या कहें कि बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो मुझे लगता है कि ऐसे दौर की वार्ता का कोई औचित्य नहीं है, कोई सार्थक परिणाम आना चाहिए। किसानों की मांग है कि प्रधानमंत्री खुद चर्चा करें, तो आई थिंक सरकार कुछ ना कुछ उस पर भी प्लान कर रही होगी। लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि ना सरकार आगे पीछे हटना चाहती है, ना किसान हटना चाहते हैं, लिहाजा साफ है कि आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।